ब्रिक्स यानी दुनिया के 10 ऐसे देशों का समूह जहां पर दुनिया की आधी आबादी रहती है। अब सिर्फ 10 देश में दुनिया की आधी आबादी रहती है और इस समूह की अध्यक्षता 2026 में भारत कर रहा है, यानी कि यह समूह भारत के लिए और दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी बात पर आज ये खबर है कि भारत ने इस समूह की अध्यक्षता, क्योंकि 2026 के लिए भारत के पास है, तो 2026 के लिए उसने लोगो लॉन्च किया है ब्रिक्स समूह के लिए और एक वेबसाइट लॉन्च की है। तो ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल लोगो है और इसके साथ ही थीम भी बता दिया है कि इस बार क्या रहने वाला है। इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे, जिसमें केंद्र पर ब्रिक्स और भारत होंगे और दुनिया में इसका क्या असर होगा, क्या असर पड़ सकता है, वो सारी बातें जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस ना करें बल्कि आप मेंस पर भी फोकस करें। और दोनों की समग्र तैयारी करने में एक समय लगता है और लगभग 14 महीने में आप यूपीएससी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स है, वो भी घर बैठे कहीं से भी कभी भी, अगर आप कॉलेज में हैं या जॉब में हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। ये क्योंकि लाइव ऑनलाइन कोर्स है और दृष्टि आईएएस का अपना दृष्टि लर्निंग ऐप है, उस पर यह कोर्स अवेलेबल है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह 14 महीने का कोर्स है और 1.5 साल तक इसमें जितनी भी क्लासेस हैं आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और चूंकि मैंने बोला प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होगी, तो दोनों की जीएस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और 18 महीने तक जितनी बार चाहे आप उतनी बार देखें। इनफैक्ट जो करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी आपको 2 साल तक के लिए, क्लास जितनी बार चाहे उतनी बार देखें। और इसके साथ सिर्फ ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल और स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टेस्ट, यानी कि आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए ये कोर्स अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज की तरह है। इसकी फीस कितनी है? फीस इसकी है 24,999 रुपए। अब बात आती है, इतनी फीस है, क्या कुछ कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है। हम इस नए बैच के लिए, बैच कब से शुरू हो रहा है याद रखिएगा, 3 फरवरी को होगा हिंदी मीडियम का बैच, 4 फरवरी से शुरू होगा इंग्लिश मीडियम का बैच और 5 फरवरी से शुरू होगा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा में पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। इन बैच के लिए कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए हम इस फीस में डिस्काउंट देंगे 10% का, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं KEVAL। अब बात यह है कि कूपन कोड अप्लाई कहां करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों के हिसाब से लिंक बनी हुई है। जिस मीडियम में एडमिशन लेना है उस पर क्लिक कीजिए और ये कूपन कोड आप कैपिटल लेटर में अप्लाई कर दीजिएगा, आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए हम खबर में आगे बढ़ते हैं। आप जो तैयारी करने के लिए योजना बना रहे हैं उनके लिए ये प्लान तो है ही। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स, मैंने आपसे कहा था 10 देशों का समूह है जो पूर्ण सदस्य हैं। लेकिन आप देखें तो इसी ब्रिक्स वेबसाइट में जो वेबसाइट लॉन्च हुई है, आपने देखा था भी कि ये है उसका लोगो, जो लोगो लॉन्च हुआ है किस प्रकार से है। एक तो ये कमल के फूल की तरह दिखाई दे रहा है और दूसरा ये हाथ जोड़ने की एक जो स्थिति है वो भी दिखाई देती है, यानी कि एक नमस्ते वाली स्थिति। तो दोनों इसमें दिखाई देती है और इसमें कई अलग अलग रंग भी आप देख रहे होंगे। और इन अलग अलग रंगों का मतलब क्या है, कहा जा रहा है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लॉन्च किया है दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि ये अलग अलग रंगों का मतलब है अलग अलग देश और सबको बराबर महत्व, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं और विविधता में एकता की बात को दर्शाता है ये लोगो। और इसके नीचे कुछ लिखा भी है, ब्रिक्स इंडिया 2026 और बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है ना, वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। मैं आपको वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन की बात कह रहा था, सदस्य देश देखिए 10 मैंने बोले थे, यहां पे 11 नाम आपको दिख जाएंगे। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई। अब इसमें से एक देश है जो इसका पूर्ण सदस्य नहीं बना है, वो है सऊदी अरब। लेकिन जितने भी आप देखें ऑफिशियल हर जगहों पर ये नाम आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि सहमति बन गई थी इसके पूर्ण सदस्य होने के लिए। अंतिम समय में 2024 में इसने पूर्ण सदस्य बनने के लिए औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं की। तो कुल मिला के वर्तमान स्थिति जो है, जो पूर्ण सदस्य हैं वो है 10। और बात करें कुछ देश जो भागीदार देश कहलाते हैं, यानी कि ब्रिक्स की बैठकों में शामिल होते हैं, संवाद में शामिल होते हैं लेकिन पूर्ण सदस्य नहीं है, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। 2025 तक में 10 सदस्य इसके भागीदार देश बनते हैं। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं
तो ब्रिक्स के बारे में आपको चूंकि जानना जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स का महत्व ये तब पता चलेगा जब आप ब्रिक्स को जानेंगे। उसके बाद हम इस लोगो के बारे में भी चीजें जानेंगे। 2001 में एक ब्रिक नाम विचार में आया, तो ब्रिक का अपना कुछ मतलब भी था। तो गोल्डमैन ने सोचा कि ब्रिक एक ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि हम देखें तो पूरी दुनिया में जो पश्चिम की ताकत है, यूरोप है, इसके अलावा हम कह सकते हैं स्वयं अमेरिका है, वो अपने हिसाब से एक मत तैयार करा देती है या अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की क्षमता रखती है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हो गया, जो विकासशील देश हैं, कम आय वाले देश हैं, उनकी आवाज कैसे सुदृढ़ होगी। तो उस आवाज को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनने की बात हुई, एक अंतर सरकारी संगठन की विचार आया सामने ब्रिक नाम से। और इस ब्रिक में चूंकि BRIC है, तो ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ये नाम आए। तो 2006 में यह समूह औपचारिक रूप से आता है, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन इसका 2009 में होता है। अब देखिए 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन इस ब्रिक का औपचारिक रूप कब आया था समूह का, 2006 में। तो 2025 में इसके लिए कहा जा रहा है, ये 26 जो किया गया है, यह 26 इसकी 20वीं वर्षगांठ भी है। तो अपने आप में उस वक्त भारत अध्यक्षता कर रहा है। अब बात यह है कि वर्तमान में हम देखें 2011 में, फिर अभी जब बढ़ते हैं तो सदस्य ज्यादा दिखाई देते हैं। तो क्योंकि 2011 में दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ा था, तो BRIC के बाद एस हो गया ब्रिक्स। अभी जो ग्रुप है उसको ब्रिक्स प्लस बोलते हैं, क्योंकि सदस्य बढ़े हैं। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE पूर्ण सदस्य बने। फिर 25 में इंडोनेशिया सदस्य बन गया, तो इसके साथ ही हो गए 10। और ये जो 10 देश हैं, 49.5% आबादी, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग दुनिया की आधी आबादी, और जो दुनिया का GDP है उस GDP का हम कह सकते हैं लगभग 40%। और कुल वैश्विक व्यापार जो होता है, दुनिया भर में जो विश्व में व्यापार होता है, उसका 26% की हिस्सेदारी इन 10 देशों के पास है। यानी कि एक बहुत बड़ा वेटेज इस समूह के पास है, ब्रिक्स प्लस के पास है, जो अंतर सरकारी है। अंतर सरकारी का मतलब यह है कि सरकारें आपस में इन सभी देशों की मिल करके बातचीत करती है। यानी कि यहां पे कौन बातचीत कर रहे हैं, इस ब्रिक्स की बैठक में कौन मिल रहा है, सरकार के लोग मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है, जो भागीदार देश बोले थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए थे, थीम क्या है। और इस बार के लिए जो लोगों के नीचे 4 वर्ड लिखे थे उनका मतलब क्या है। तो थीम की बात करें तो क्षमताएं बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और सभी के फायदे के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना रखी गई है। अब यहां पे देखिए, इंग्लिश में आपको पता रहे, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब यहां पे इसका मतलब यह हुआ, रेजिलियंस में वैश्विक झटकों से सहने के लिए कृषि, स्वास्थ्य और सप्लाई चेन में संस्थागत क्षमताएं बढ़ाना। मान लीजिए युद्ध की स्थिति होती है, या फिर ऐसी स्थिति होती है जहां पे हम देख सकते हैं वेनेजुएला वाली स्थिति हो गई, तो वेनेजुएला कई लोगों को तेल नहीं दे पा रहा होगा, तो सप्लाई चेन यही बाधित होती है। कहीं सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, कोई भी स्थिति हो, प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, युद्ध क्यों ना हो। तो ऐसे में जरूरी है कि जितने भी ये ब्रिक्स समूह के देश हैं, ये अपने अपने जगह की स्वास्थ्य सेवाओं को, सप्लाई चेन की व्यवस्था को एक दूसरे के लिए मजबूत रखें, एक दूसरे के ऐसे समय में काम आए। फिर नवाचार, इनोवेशन, यानी कि जो प्रौद्योगिकी का समय आप देख रहे हैं उभर रहा है, AI आ रहा है, तो इस जमाने में एक दूसरे को इन समस्याओं, जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उनसे निपटने में ये नवाचार कैसे काम करेगा, प्रौद्योगिकी कैसे काम करेगी, इसके लिए ये आपस में इस साल बातचीत करेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे अपनी बातचीत में। फिर सहयोग की बात की गई कि सीधी सी बात है, यहां कोई सबसे पावरफुल हो, किसी के पास किसी देश का GDP बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हर कोई एक दूसरे का सम्मान करेगा, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेगा। फिर उसके बाद स्थिरता, स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रयास ये किया जाएगा कि ये सारे ब्रिक्स समूह वाले देश जब बैठेंगे अपनी अलग अलग बैठकों में, क्योंकि देश में, भारत में जैसे G20 के टाइम में बहुत सारी बैठकें भारत कर रहा था, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाके मंत्री स्तरीय बैठकें होती थी, इस बार भी यहां पे होंगी। और यहां पे फिर उसके बाद इन मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें से एक होगा कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से विकास का रास्ता अपनाया जाए। तो स्वच्छ ऊर्जा के लिए हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी की जो आवश्यकता है उस पर बातचीत होगी, अपने अपने तरफ से क्या किया जा सकता है
एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पक्ष रखे जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें जो भू राजनीतिक महत्व इस ब्रिक्स का है वो क्या है, और जो चुनौतियां हैं उसके समक्ष ये महत्व किस प्रकार से और जाहिर होता है कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और ऑफिशियली कैसे कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है, और ब्रिक्स समूह सारे ग्लोबल साउथ वाले ही देश आपको उसमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। अब यहां पे देखिए कि किसी एक देश की आवाज से ग्लोबल साउथ की आवाज तैयार होने से अच्छा एक ग्रुप जो बने, एक समूह बने, उसकी आवाज, और उसकी अध्यक्षता कौन करे, भारत। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका फर्स्ट नीति की हम बात करते हैं तो अमेरिका अपनी टैरिफ की जो नीतियां बना रहा है, डॉलर का जो वर्चस्व दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी नियंत्रित करने या उसको भी एक सीमा को ना लांघने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए आज से लगभग 1.5 साल पहले ट्रंप ने ही ये कहा था कि जो भारत है या जो ब्रिक्स देश हैं कुल मिला के, अगर वो नई करेंसी लेकर आते हैं, और चूंकि अगर इंटरनेशनल व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी नई करेंसी से ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब है वो किसकी जगह पे करेंगे, डॉलर की जगह में। तो डॉलर को हटाने के लिए डॉलर के विकल्प के रूप में नई जो कह रहे थे नई करेंसी लाएगा, वो कौन लेके आएगा, ये यही ब्रिक्स देश लेके आएंगे। ऐसी बात चली थी जब रूस अध्यक्षता कर रहा था 2 साल पहले, लेकिन हालांकि चर्चा हुई नहीं। लेकिन फिर भी हम देखें तो पिछले 2 सालों में जो डॉलर में व्यापार होता था उसमें कुछ प्रतिशत में गिरावट आई है। इनफैक्ट भारत ने भी अपनी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें डॉलर में कमी की है हाल के कुछ वर्षों में। हम उसके बाद फिर देखें तो जो इसको कुल मिला के एक शब्द में हम कहें तो डी डॉलराइजेशन, दुनिया के 2 देश या कोई भी देश आपस में जब व्यापार कर रहे हैं तो डॉलर के बिना करते हैं। अभी जैसे अपनी ही रुपए, जैसे रुपए के माध्यम से ही 2 देश आपस में व्यापार कर लिया, अपनी अपनी मुद्रा में कर लें तो वहां डॉलर का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इससे चिंता किसको होगी, अमेरिका को होगी। फिर बहुपक्षीय सुधार, देखिए बात क्या है ना, ब्रिक्स जितना मजबूत होगा, जितना एक रहेगा, उससे होगा कि यूएन में या विश्व व्यापार संगठन में या आईएमएफ में ये मिलकर एक मत होकर अपनी बात कह पाएंगे, जिसका असर, जिसका प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव पड़ेगा तो किसके फेवर में होगा, सीधी सी बात है, वह ग्लोबल साउथ के फेवर में होगा। अब उसके बाद अंतिम बात जो आती है, भारत की प्राथमिकताएं इस दौरान क्या रहेंगी, 3 स्तंभों के दौरान समझ सकते हैं। भारत देखेगा कि राजनीतिक और सुरक्षा बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार हो, किसी एक पक्ष के पीछे पीछे लोग ना चल जाएं, एक दूसरे को सुने समझें दुनिया भर के देश। आर्थिक और वित्तीय जो व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग है उसमें एक दूसरे को ये सारे देश कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस बैठक में, इस अध्यक्षता के माध्यम से वहां तक पहुंचने का प्रयास होगा। और ये जितने भी देश आपस में जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक और लोगों के बीच में आदान प्रदान, यानी कि युवा हैं जो शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे देशों में जाके ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, खेल और पर्यटन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वैसे एक दूसरे से कनेक्ट हों। जैसे कि हम सामाजिक पूंजी में पढ़ते हैं ना, एक सिद्धांत होता है जिसे कहते हैं लिंकिंग, एक होता है ब्रिजिंग, एक होता है बॉन्डिंग। तीनों में अंतर क्या है, आप बॉन्डिंग का मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे 2 लोग हैं, एक दूसरे को बहुत मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि अपना नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं होने देंगे। जैसे आपके परिवार के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो वो है, तो ये क्या है, ये बॉन्डिंग है। दोस्ती में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, जो अच्छे दोस्त होते हैं। ब्रिजिंग क्या होती है, ब्रिजिंग ये होती है जैसे कि किसी कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोग हैं, अब जब वो काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि उनको अपनी सैलरी की चिंता है, तो सैलरी को लेकर के जब वो आपस में डिस्कशन करते हैं तो ये बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन एक दूसरे को फेवर कर रहे होते हैं किसी किसी मुद्दे पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक दूसरे का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों का अपना अपना फायदा, एक जैसा फायदा है, और इसके लिए दोनों मिलकर आवाज उठाएंगे तो फायदा, ये ब्रिजिंग हो गया। और तीसरा होता है लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति अपना लिंक किसी बड़े से दिखाता है, यानी कि वो बताता है मेरी पहचान उससे है, मेरी पहचान इससे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग। ये अपना लिंक बता रहा है, हम ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भारत चाहता है हम ब्रिजिंग से बॉन्डिंग की तरफ बढ़ें, उसके लिए इस अध्यक्षता में, अपनी चर्चाओं में इस मुद्दे पर भी भारत ध्यान रखेगा। तो कुल मिला के सारी बातों का जो निचोड़ ये था कि हम एक बार ब्रिक्स को फिर से जान ले, जो लोगो आया है उसको एक बार फिर से पहचान ले, जो ऑफिशियल वेबसाइट आई है तो उसमें मिली हुई इस इंफॉर्मेशन में हम कहीं गड़बड़ ना कर दें। और उसके बाद अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा इसी टॉपिक पर कि आप ये बताइए कि ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी। फिलहाल के लिए मैं ये बता देता हूं, जो 18वीं उसका जो शिखर सम्मेलन है वो भारत
की अध्यक्षता में होगा इस साल 2026 में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।